गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग करेंगे अकाउंट्स एंड ऑडिट का चैप्टर। ठीक है। इसमें जो ऑडिट वाला पोर्शन है वो हमने ऑलरेडी कर रखा है। इसकी 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे जाके आप बिल्कुल देख सकते हैं। आज हम अकाउंट्स वाला पोर्शन करने वाले हैं। ठीक है बेटा। अकाउंट्स में हमें सेक्शन 128 टू 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है। रेड विद कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014। ठीक है। और ऑडिट में हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 139 टू 148 प्लस कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। एक एक चीज हम लोग कवर करेंगे। आधे घंटे की ये वीडियो होगी, इसको एंड तक जरूर देखना। ये नोट्स हैंड रिटन है, मैंने खुद बनाया है आप सबके लिए। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बस आपको अभी ध्यान से सुनना है, उसको याद करने की कोशिश करनी है। जो मैं बोलूंगी आपको बस वो सुनना है अच्छे से। ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 128 सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है? नेचर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा फीचर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और तीसरा प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेचर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब, अच्छा हम सबको पता है हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ठीक है। एवरी कंपनी मतलब सारी हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनीज हैं, सारी कंपनीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है जी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 13। अच्छा अभी तो आपने बोला कि सेक्शन 128 है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, नहीं। डेफिनेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता क्या क्या है वो लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज 13 में। क्या क्या आता है? ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस। कितने पैसे रिसीव हुए, कितने पैसे खर्च हुए, ये सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा। ऑल सेल एंड परचेज, कितनी सेल करी कितनी परचेज करी, ये सब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा। ठीक है। ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज, कितनी असेट्स है मेरी कितनी लाइबिलिटीज है, ये सब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कौन करता है? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और प्रोसेसिंग कंपनी मेंटेन करती है, सारी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन 2 क्लॉज 13 क्या क्या होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? जितने भी मनी रिसीव हुई, जितनी मनी एक्सपेंड हुई, सेल परचेज, असेट्स लाइबिलिटीज, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड प्रोसेसिंग कंपनी ओनली। सिंपल। फीचर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नो सप्रेस ट्रांजेक्शन, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन आपको छुपानी नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजेक्शन आपको छुपानी नहीं है, सारी ट्रांजेक्शन लिखनी है, फेक नहीं होनी चाहिए कोई भी ट्रांजेक्शन। ठीक है। सारी सच्ची होनी चाहिए, अक्रूवल बेसिस पे बनेगी। अच्छा बेटा, कैश बेसिस होता है और अक्रूवल बेसिस होता है। अक्रूवल बेसिस पे कंपनी को अपने अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग। व्हाट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग? डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब, अगर किसी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, अगर कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट भी होगा, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग। उसके बाद ट्रू एंड फेयर व्यू, सब कुछ सच सच बताना है हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कोई भी चीज झूठ नहीं बोलना। सिंपल। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे रखने हैं? क्या लिखा है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने हैं। कहाँ कहाँ रखने हैं बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने हैं। एक एक्सेप्शन है, क्या हम किसी और जगह भी रख सकते हैं? क्या हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी और जगह भी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। एक एक्सेप्शन है, एनी अदर प्लेस पे रख सकते हैं इन इंडिया ओनली। अच्छा मैं चाहूँ तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूएसए में जाके रख सकती हूँ? नहीं। वैसे तो जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने हैं, आपने ये लिखा हुआ है। कहाँ रखने हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखने हैं, लेकिन आप किसी और जगह भी रख सकते हो। बट उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है? आपको बीआर पास करना पड़ेगा। बीआर मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। सेकेंड, फाइल करना पड़ेगा AOC 5 टू द आरओसी। आरओसी को AOC 5 फाइल करना है बीआर पास करने के 7 डेज के अंदर। आपको सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराना है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के 7 डेज के अंदर आरओसी को AOC 5 फॉर्म फाइल करना है। सिंपल। ठीक है, आसान। नेक्स्ट, सेक्शन 128 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? अच्छा एक्स लिमिटेड की कोई ब्रांच भी हो सकती है, तो ब्रांच को भी ऑल्सो मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। जैसे कंपनी मेंटेन करती है वैसे ही उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कहाँ पर? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर। मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है। और ब्रांच क्या करेगी? क्वार्टरली बेसिस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की समरी बनाकर अपनी एक्स लिमिटेड को दे देगी। आसान है। अगर किसी कंपनी की ब्रांच है तो वो ब्रांच अलग से सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी, जैसे कि कंपनी बनाती है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रख देगी। उसके बाद ब्रांच हर क्वार्टरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस का मतलब होता है हर 3 महीने में। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, 3 3 महीने के 4 क्वार्टर। ठीक है। तो हर 3 महीने में एक बार क्या करेगी? समरी फॉर्म बनाएगी ब्रांच और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, और एक्स लिमिटेड को दे देगी। सिंपल।
नेक्स्ट 128 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंस्पेक्शन कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मेंबर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसे तो यार मैं एक शेयर खरीदूंगी और मैं किसी बुक्स ऑफ अकाउंट को कंपनी के चेक कर सकती हूँ, ये तो गलत बात है, ठीक है। तो इसलिए आप कोई भी मेंबर इंस्पेक्शन नहीं कर सकता बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, ताकि कोई भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर क्या खुद कर सकता है हिमसेल्फ इंस्पेक्शन? यस। क्या थ्रू एजेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्टर खुद कर सकता है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट डायरेक्टर किसी एजेंट के थ्रू नहीं करवा सकता इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सिंपल। लेकिन बेटा ये ना स्कैनर में कई जगह अलाउड भी है, क्योंकि ना कंपनीज एक्ट 1956 में अलाउड था कि डायरेक्टर एजेंट के थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्शन करवा सकता है, बट अब 2013 वाले एक्ट में अलाउड नहीं है। तो स्कैनर में हो सकता है लिखा हुआ हो कि डायरेक्टर अपने एजेंट के थ्रू करवा सकता है, बट नहीं करवा सकता, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये राम है, डायरेक्टर है एक्स लिमिटेड का। क्या ये एक्स लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी मान लेते हैं वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी कौन सी है बेटा? वाई लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। क्या एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर जो राम है, वो सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? यस, कर सकता है। इफ एक्स लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या लिखा है बेटा? सिंपल है। एक कंपनी का डायरेक्टर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या अपनी सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? कर सकता है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको ऑथराइज कर दिया बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, तो डायरेक्टर सब्सिडरी कंपनी के भी अकाउंट्स को इंस्पेक्शन कर सकता है, सिंपल, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड की फॉरेन ब्रांच है। एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर राम, उसकी फॉरेन ब्रांच है। इसकी इंफॉर्मेशन को राम इंस्पेक्ट कर सकता है? एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर क्या एक्स लिमिटेड की फॉरेन ब्रांच की इंफॉर्मेशन को इंस्पेक्ट कर सकता है? यस। इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया, तो उसका प्रोसेस है, बिल्कुल कर सकता है। इसका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। राम रिक्वेस्ट करेगा एक्स लिमिटेड को कि मुझे आपकी फॉरेन ब्रांच के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना है। एक्स लिमिटेड क्या करेगी? राम को इन्फॉर्मेशन दे देगी विद इन 15 डेज। कितने दिन में दे देगी? विद इन 15 डेज। क्या लिखा है? शेल कंपल्सरी देनी ही पड़ेगी, अगर डायरेक्टर ने इन्फॉर्मेशन मांगी है तो कंपनी मना नहीं कर सकती, ठीक है जी। आसान है, बहुत आसान चैप्टर है यार। आगे इंपॉर्टेंट भी, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है जी। 128 सबसेक्शन 4। 128 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? ये ऐसा कुछ नहीं है, पेपर में नहीं आएगा। एक्स लिमिटेड के ऑफिसर और एम्प्लॉय जब डायरेक्टर इंस्पेक्शन कर रहा होगा तो उसको फुल असिस्टेंस देंगे, उसको कोऑपरेट करेंगे, मना नहीं कर देंगे हम नहीं दे रहे जा। एक्स लिमिटेड के ऑफिसर और एक्स लिमिटेड के एम्प्लॉइज डायरेक्टर को मना नहीं करेंगे कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे, जाओ जो मर्जी करो, ठीक है। अगर डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्शन करना चाह रहा है तो उसको फुल असिस्टेंस करेंगे, उसकी फुल हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे उसके साथ। जो डायरेक्टर पूछेगा तो वो बताएंगे, ठीक है। ऐसे मना नहीं कर सकते कि हम नहीं बता रहे, आपने अपने आप इंस्पेक्शन करनी है करो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। ये एग्जाम में नहीं आएगा, नॉट फॉर एग्जाम। आगे 128 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या लिखा है? फॉर 8 years कंपनी को 8 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व करके रखने पड़ते हैं। कितने साल तक? 8 साल तक कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व करके रखने हैं। देखो बेटा, इफ कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 8 years, अगर हो सकता है ना कंपनी 8 साल से पहले ही बंद हो गई, तो मेंटेन फॉर लेस देन 8 years, तो 8 साल से कम के लिए भी मेंटेन कर सकती है। दूसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे दे कि मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हायर टाइम, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को बोल दे कि आपको 8 साल से ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तब कंपनी को 8 साल से ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स करने पड़ेंगे। कब होता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है। क्या देता है बेटा? इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देती है, तो वो बोल सकती है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हायर पीरियड ऑफ टाइम भी मेंटेन करने पड़ेंगे, सिंपल। वैसे जनरली 8 साल तक मेंटेन करने हैं। अगर कंपनी 8 साल से पहले ही बंद हो गई तो 8 साल से कम के लिए मेंटेन कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है फॉर द इन्वेस्टिगेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने फॉर मोर देन 8 years, सिंपल। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए? एमडी, WTD, CFO, या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। अच्छा, लोगों को लगता है बुक्स ऑफ अकाउंट सीए बनाता है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। ये अकाउंटेंट बनाता है। मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं सीए बनाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये अकाउंटेंट बनाता है, नहीं, वो लोग बनाते हैं।
ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसकी जिम्मेदारी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, एमडी की, डब्ल्यूटीडी की, सीएफओ की, या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, इन लोगों की जिम्मेदारी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की। ठीक है, ये लोग अपना काम डेलीगेट कर देते हैं सीए को या किसी अकाउंटेंट को कि आप बना दो, बट एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल कौन है, एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ और एनी अदर पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज करा है, वो रिस्पॉन्सिबल है बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए। सिंपल, अगर नहीं बनाया, डिफॉल्ट करा, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में डिफॉल्ट करा तो आपको पेनल्टी लगेगी, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख की पनिशमेंट। पेनल्टी कितनी है बेटा, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख। इसमें अमेंडमेंट आई है, पहले इसके अंदर जेल होती थी, बट अब जेल नहीं है, अब सिर्फ क्या है, फाइन है। कितना फाइन है, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख। सिंपल, सेक्शन 128 इज फिनिश। सेक्शन 129 कितना आसान था यार, है ना। सेक्शन 129 क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, सेक्शन 128 किसका था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का था। 128 रेड विद सेक्शन 2 क्लॉज 13। हमने क्या पढ़ा, 2 क्लॉज 13 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आता है वो हमने पढ़ा। ठीक है, सेक्शन 129 डील्स विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेड विद सेक्शन 240। 240 में क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। 2 क्लॉज 13 में क्या लिखा था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है। 2 क्लॉज 40 में क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। तो क्या क्या आता है देख लेते हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये 4 चीजें आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऊपर हमने पढ़ा क्या क्या आता था 2 क्लॉज 13 में। 2 क्लॉज 40 में क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। तो बैलेंस शीट आती है बेटा, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और शेयर होल्डिंग पैटर्न, सिर्फ 4 चीजें आती है। ठीक है, 129 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन एज पर शेड्यूल 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने एज पर शेड्यूल 3। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करे, अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करे तो सेक्शन 129 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, मेंशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा डेविएशन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रीजन ऑफ डेविएशन और इफेक्ट ऑफ सच डेविएशन। डेविएशन मतलब कि जितना आपने फॉलो नहीं करा, ठीक है, ये बताना। डेविएशन मतलब जो कमी रह गई। ऊपर तो क्या लिखा था कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, लेकिन नीचे क्या लिखा है, फोर्थ पॉइंट में, अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करे तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेविएशन इन फाइनेंशियल डेविएशन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने कितने फॉलो नहीं करे, और रीजन ऑफ डेविएशन क्यों फॉलो नहीं करे, और इफेक्ट, उसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी मतलब ये सब, मतलब ये जो ऊपर जो चीजें लिखी हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अगर नहीं फॉलो करे तो आपको ये तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, डेविएशन कितना है, रीजन क्या है, इफेक्ट क्या हो रहा है डेविएशन का। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ये सब नहीं लगता किस पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, बैंकिंग कंपनी पे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे और एनी अदर स्पेसिफाइड बाय सीजी, इनके ऊपर बेटा अलग से एक्ट बने हुए हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी पे, बैंकिंग कंपनी पे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे, इनके इनके अलग से एक्ट लगते हैं, इसलिए इनके ऊपर कुछ कुछ चीजें कंपनीज एक्ट की अप्लाई नहीं होती। सिंपल, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 129 सबसेक्शन 2, एक्स लिमिटेड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन करेगी जनरल मीटिंग में, एजीएम में। ठीक है, बस खत्म। 129 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, अगर एक्स लिमिटेड की कोई सब्सिडरी कंपनी है, अगर बेटा एक्स लिमिटेड की कोई सब्सिडरी कंपनी है तो एक्स लिमिटेड को स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अपने खुद के बनाने हैं, और दूसरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। कंसोलिडेटेड मतलब कि सब्सिडरी कंपनी के मिला के बनाने। अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है या फिर एसोसिएट कंपनी है तो एक्स लिमिटेड को अपने अलोन, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने एक्स लिमिटेड के, और साथ में बनाने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल्डिंग कंपनी के, सब्सिडरी कंपनी के, एसोसिएट कंपनी के मिला के। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है मिला के। ठीक है, 129 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, ऑल द प्रोविजंस एप्लीकेबल ऑन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितने भी प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, शेल ऑल्सो अप्लाई ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे अप्लाई होंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी। सिंपल, ठीक है। रिलेटेड टू ये प्रोफेशन, ये बेटा प्रिपरेशन, इसको काट के लिखना प्रिपरेशन, यहाँ लिख देती हूँ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, एडॉप्शन एंड ऑडिट, जितने भी प्रोविजंस लगते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, सारे अप्लाई होंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है, अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, तो उस कंपनी को सारी कंपनी के, एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। इजी। आगे 129 सबसेक्शन 5 हमने ऊपर पढ़ा था, मैंने टिक करा हुआ, देखो बेटा ऊपर पढ़ा था ये रहा 129 सबसेक्शन 5 ये रहा। ठीक है जी, ये हो गया 129 सबसेक्शन 5 इज डन। आगे देखते हैं
129 सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी कंपनी फॉर कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन 129। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है किसी कंपनी को कि आपको सेक्शन 129 कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो उस कंपनी को कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। 129 सब सेक्शन 7 बोलता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए? तो ऊपर हमने पढ़ा था कौन फाइनेंशियल, जो पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लिखा हुआ है सेम एज सेक्शन 128 सब सेक्शन 6, लेकिन इसकी पेनल्टी में थोड़ा सा फर्क है। मैक्सिमम मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख। इसमें जेल भी है बेटा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। लेकिन जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बारी ऊपर हमने पढ़ा था तो उसके अंदर जेल नहीं थी, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जेल भी है। ठीक है जी, इतना क्लियर? सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेटा एक कंसेप्ट समझा रही हूँ, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो समझ लेना कि आपका चैप्टर खत्म। इसके बाद चैप्टर बहुत आसान है, लड्डू चैप्टर है एकदम। ठीक है। अब हम सबको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल 2022 को मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, और एक फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है? 31 मार्च 2023 को फाइनेंशियल ईयर खत्म। ठीक है। अच्छा आप सबको पता है एजीएम कब करते हैं? एजीएम कब करते हैं? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर एजीएम करते हैं। अच्छा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ बेटा 31 मार्च 2023 को, तो मुझे ये बताओ कि एजीएम किस दिन करानी है? एजीएम किस दिन करानी है? 30 सितंबर को करानी है। ठीक है, लास्ट डेट क्या होगी? 30 सितंबर। तो एक कंपनी है बेटा एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। ठीक है, उसकी एजीएम कब होगी? 30 सितंबर तक उसकी एजीएम हो जाएगी। कब करानी होती है? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है मेरा 31 मार्च 2023 को, तो उसके 6 महीने के अंदर मतलब 30 सितंबर तक आपको एजीएम करानी पड़ेगी। कब तक करानी पड़ेगी बेटा? 30 सितंबर को आपको एजीएम करानी पड़ेगी। इसमें सिर्फ 5 स्टेप मुझे याद रखने हैं। 5 स्टेप जिसने याद कर लिए उसका ये चैप्टर खत्म वहीं पर। ठीक है। स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले कंपनी फाइनेंशियल ईयर में क्या बनाएगी? प्रिपेयर करेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। क्या करेगी? प्रिपेयर करेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, साथ में प्रिपेयर करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। दिक्कत? स्टेप 1 इज प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस पे लगता है सेक्शन 128 और सेक्शन 129। क्या हमने पढ़ लिया? बिल्कुल हमने पढ़ लिया, ये हमारा डन है, ये हो गया हमारा डन। फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल। उसके बाद अच्छा आप सबको, अच्छा जब कंपनी क्या करती है, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। एजीएम में क्या करती है कंपनी? 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। पहला जिसमें से ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है बेटा? एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडॉप्ट करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं। जनरल मीटिंग से लगभग 1 महीना पहले कंपनी क्या करती है? बोर्ड मीटिंग बुलाती है। जनरल मीटिंग से लगभग 1 महीना पहले कंपनी बोर्ड मीटिंग बुलाती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव कराती है और साइन कराती है। तो स्टेप 2 क्या है? ऐसा प्रिज्यूम कर लेते हैं, ऐसा प्रिज्यूम है, प्रिज्यूम करा मैंने कि 1 सितंबर 2023 को कंपनी क्या बुलाएगी? बोर्ड मीटिंग बुलाएगी। ठीक है, क्या बुलाएगी बेटा? बोर्ड मीटिंग बुलाएगी। बोर्ड मीटिंग बुलाएगी। स्टेप 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बीआर पास करा के अप्रूव एंड साइन करेगी। क्या करेगी? अप्रूव एंड साइन। पहला स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी एज पर सेक्शन 128 एंड एज पर सेक्शन 129। सिंपल। स्टेप नंबर 2 क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बीआर पास करा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अप्रूव कराएगी और साइन कराएगी। स्टेप नंबर 3, अच्छा आप सबको पता है कंपनी नोटिस देती है जनरल मीटिंग का शेयर होल्डर्स को कितने दिन पहले? 21 क्लियर डेज पहले। तो नोटिस के अंदर क्या करेगी? शेयर होल्डर को नोटिस के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देगी, तो इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड स्टेप क्या है बेटा हमारा? सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 4, अब सर्कुलेशन हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। पॉइंट नंबर 4, अब जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर आएंगे। स्टेप 4, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर आएंगे, ओआर पास करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट करेंगे। ओआर पास करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट करेंगे। क्या करेंगे? अडॉप्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं, शेयर होल्डर अडॉप्ट करते हैं। एंड लास्ट इज पॉइंट नंबर 5, जब जनरल मीटिंग खत्म होने के 30 दिन के अंदर हमें आरओसी को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है, एओसी 4 में। कौन से फॉर्म में? एओसी 4 में। एक बार याद करेंगे बेटा, 5 स्टेप है, 5 स्टेप्स में मेरा पूरा चैप्टर टिका हुआ है। फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले कंपनी बनाएगी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
एज पर सेक्शन 128, 129। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव करेंगे, साइन करेंगे। स्टेप नंबर 3, सर्कुलेट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को अलॉन्ग विद नोटिस 21 क्लियर डेज पहले जनरल मीटिंग से। अब जनरल मीटिंग होगी। स्टेप नंबर 4, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर आएंगे, ओआर पास करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट करेंगे। लास्ट स्टेप नंबर 5, जनरल मीटिंग के 30 दिन के अंदर कंपनी आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेगी इन फॉर्म एओसी 4। कोई दिक्कत? इजी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा एक चीज बता रही हूँ बेटा, आपको ध्यान से सुनना। अच्छा हम सबको पता है जब भी कंपनी जनरल मीटिंग बुलाती है तो नोटिस देती है। नोटिस कितने दिन का देती है? 21 क्लियर डेज का देती है, मुझे पता है, सबको पता है। जिसको नहीं पता वो एजीएम की वीडियो देख लेगा जनरल मीटिंग की। ठीक है बेटा, उसका भी वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। आपको जनरल मीटिंग भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। एक्स लिमिटेड नोटिस देगी शेयर होल्डर को, साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजेगी और भी बहुत सारी चीजें भेजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अच्छा हम सबको पता है बेटा जब स्पेशल बिजनेस होते हैं तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजनी पड़ती है, और प्रॉक्सी फॉर्म इन एमजेटी 11। ठीक है। इन सबको बोलते हैं मिलाकर एनुअल रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। नोटिस सिर्फ अकेला नहीं जाता शेयर होल्डर को, नोटिस के साथ साथ ये सारी चीजें भी जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, प्रॉक्सी फॉर्म। ठीक है। इन सब चीजों को मिला के क्या बोलते हैं? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिटर्न नहीं बोलते, एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। एनुअल रिटर्न बेटा सेक्शन 92 में एमजीटी 7 है। ठीक है, ये इसमें नहीं पड़ेगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे एनुअल रिटर्न क्या होता है। कंफ्यूज नहीं होना, इन सबको मिला के एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं, एनुअल रिटर्न कुछ और होता है। ठीक है जी। अच्छा आप मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने बनाई तो वो तो हम भेज देंगे। ऑडिट रिपोर्ट, अच्छा सीए आता है ऑडिट करने, स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है सीए। सीए ऑडिट रिपोर्ट बना के वो भी हम शेयर होल्डर्स को दे देंगे। जब सीए क्या करेगा, हमारी कंपनी में आएगा ऑडिट करने, ऑडिट करके वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, और हम रिपोर्ट किसको दे देंगे? शेयर होल्डर को दे देंगे। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी इसलिए लिखा है क्योंकि सेक्रेटेरियल ऑडिट का मतलब जो पीसीएस करता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करता है। सारी कंपनीज को कंपलसरी नहीं होता पीसीएस को अपॉइंट करना, सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना। ठीक है जी, कुछ कुछ कंपनीज को कंपलसरी होता है, तो अगर कंपलसरी है तो शेयर होल्डर को भेजेंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे, इसलिए इफ एनी लिखा है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तब होगा जब स्पेशल बिजनेस होगा, और प्रॉक्सी फॉर्म एमजीटी 11 में तो भेजना ही पड़ता है कंपलसरी। अच्छा एक चीज रह गई, बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट में सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 लगता है। अच्छा मेरा बेटा सेक्शंस को ना कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, ये नहीं कि मैं साथ से पढ़ती अकाउंट्स पढ़ रही तो अकाउंट्स ही पढ़ती रहूंगी सिर्फ, ऐसा नहीं होता। हमें जो जो सेक्शन कनेक्ट हो रहा है कंपनी एक्ट का उसको कनेक्ट करके ही पढ़ना है। सीधा सीधा तो कोई भी पढ़ा देगा, बट कनेक्टिविटी आपको समझ में आनी चाहिए। राइट। चलिए देखते हैं बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है। 134 सब सेक्शन 3 में लिखा है। अच्छा हम पैसा कौन लगाता है कंपनी में? शेयर होल्डर फंड्स लगाते हैं, और उसको यूज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूज करते हैं। सही बात है। पिछले बीते सालों में कंपनी ने क्या क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताते हैं बोर्ड रिपोर्ट में। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि शेयर होल्डर ने जो फंड दिया था कंपनी को, उस फंड को इस्तेमाल कैसे करा कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कैसे इस्तेमाल करा, उस सबका क्या बनाते हैं कंपनी डायरेक्टर्स, क्या बनाते हैं? एक बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं कंपनी ने फंड्स को कैसे इस्तेमाल करा। ठीक है। इस कंटेंट ऑफ बोर्ड में बेटा ये आता है, एग्जाम में आता है, चाहे आप एग्जी में हो चाहे प्रोफेशनल में हो, 8 मार्क्स का आ सकता है ये मैक्सिमम। 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसी भी पेपर में आ सकता है। ठीक है। कोई से पेपर में आपके पूछा जा सकता है ये। कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होता है? नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग इन लास्ट ईयर, पिछले साल में कितनी बोर्ड मीटिंग हुई? परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी की कैसी थी? डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने क्या कैसी डिक्लेरेशन दी? सेक्शन 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन क्या है? 188 रिलेटेड बाय ट्रांजेक्शन क्या है? कंपनी के बिजनेस अफेयर्स कौन कौन से हैं? कंपनी ने कितना सीएसआर करा? ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी कैसी है? अमाउंट कैरी फॉरवर्ड टू रिजर्व, अच्छा जनरल रिजर्व में क्या कुछ पैसे ट्रांसफर करना जरूरी होता है? नहीं जरूरी होता, ऑप्शनल होता है। ठीक है। जनरल रिजर्व में पैसे कैरी फॉरवर्ड करना बेटा ऑप्शनल होता है। ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड हुआ था तो उसके बारे में बताएंगे। टेक्नोलॉजी एज ऑप्शन एडवांसमेंट, अगर कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव करे कंपनी ने तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। फॉरेक्स, कुछ कितना फॉरेक्स आया कितना फॉरेक्स गया ये बताना पड़ेगा। ठीक है। कंपनी कंप्लाइंग विद पॉश एक्ट, पॉश एक्ट आया था बेटा सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। ठीक है। कंपनीज में सेक्सुअल हरासमेंट होती है, उसको प्रोहिबिट करने के लिए ये एक एक्ट आएगा, उसको बोलते हैं पॉश एक्ट 2013। तो कंपनी फॉलो कर रही है नहीं कर रही है सब। डिटेल्स ऑफ वेबसाइट, कंपनी की डिटेल्स इफ एनी,
अगर कंपनी की जो वेबसाइट है उसकी डिटेल्स जाननी पड़ेगी अगर है तो। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है जिसमें डायरेक्टर डिक्लेरेशन देते हैं। क्या डिक्लेरेशन देते हैं बेटा? कि अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंट्स बनाए हैं, असेट्स प्रोटेक्ट करिए, डायरेक्टर्स हैव टेकन स्टेप्स, असेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्टर ने स्टेप्स लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लास्ट वाला, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। एक डीआरएस बनाते हैं डायरेक्टर्स सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 के हिसाब से। उसके अंदर डायरेक्टर डिक्लेरेशन देते हैं कि अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हुए एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसी, गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं। एंड द लास्ट इज जो असेट्स प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्टर ने स्टेप्स लिए हैं। सिंपल बात, ठीक है। रूल 8A क्या बोलता है बेटा? ओपी, अब जैसे अब देखो यार, ये 15 कंटेंट है, बहुत ज्यादा कंटेंट चाहिए, है ना? बहुत ज्यादा 15 कंटेंट है, और भी होते हैं तो हम एग्जाम में याद करने के लिए इतने बहुत है। ठीक है, अब इतने सारे कंटेंट है तो बड़ा मुश्किल है बनाना। तो क्या करा, रूल 8A ऑफ कंपनीज अकाउंट्स 2014 रूल्स क्या बोलता है? ओपीसी और स्मॉल कंपनी को भी बोर्ड रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, लेकिन समरी फॉर्म में बनानी है। समरी फॉर्म मतलब इसके अंदर कुछ छोटे मोटे कंटेंट डालने हैं, ज्यादा कंटेंट नहीं डालने। क्या क्या कंटेंट डालने हैं? वेबसाइट के बारे में बताना है अगर है तो, कितनी बोर्ड मीटिंग हुई थी, डीआरएस बताना है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बताना है, कंपनी के फेयर बताना है, डायरेक्टर कौन कौन से अपॉइंट हुए, कौन कौन से रिमूव हुए, एनी सिग्निफिकेंट ऑर्डर पास्ड बाय एनी रेगुलेटर, कोई ऑर्डर पास करा रेगुलेटर ने, कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने, दैट कैन अफेक्ट कंपनी गोइंग कंसर्न, जो कंपनी के गोइंग कंसर्न के ऊपर अफेक्ट डाल सकता है। मतलब कोई ऐसा ऑर्डर पास करा जिससे कंपनी बंद हो सकती है, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। रेगुलेटर कौन कौन से बेटा? आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, ट्राई इनकम टैक्स वाला, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनी के, और सेबी। ठीक है, ये सब होते हैं हमारे रेगुलेटर्स। इन लोगों ने, किसी कोर्ट ने, किसी ट्रिब्यूनल ने कंपनी के ऊपर कोई ऐसा ऑर्डर दिया जिसकी वजह से इफेक्ट हो सकता है कंपनी का गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है बेटा कंपनी कहीं वाइंडिंग अप में तो नहीं चली जाएगी, तो इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। सिंपल। नेक्स्ट, अच्छा हमने पढ़ा स्टेप नंबर 1। स्टेप, अब 5 स्टेप पढ़े थे हमने, जिसमें से स्टेप नंबर 1 क्या था बेटा? कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी एज पर द सेक्शन 128, एज पर सेक्शन 129। स्टेप 2 क्या था? साइन कराएगी और अप्रूव कराएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। देखना, बोर्ड रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिपोर्ट साइन करेंगे, अप्रूव करेंगे और साइन करेंगे। कौन साइन करेगा? चेयरपर्सन साइन करेगा। बोर्ड रिपोर्ट को कौन साइन करेगा बेटा? चेयरपर्सन साइन करेगा बोर्ड बोर्ड रिपोर्ट को। ठीक है, इफ चेयरपर्सन इज नॉट अवेलेबल, अगर चेयरपर्सन अवेलेबल नहीं है, एनी टू डायरेक्टर विल साइन। अगर चेयरपर्सन मर गया या कहीं गया हुआ है, ठीक है, तो कौन साइन करेगा? कोई भी 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक कौन होगा? एमडी होगा। सिंपल, ये पेपर में आता है यार, इंपॉर्टेंट है। कौन साइन करता है बोर्ड रिपोर्ट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? तो बोर्ड रिपोर्ट को कौन साइन करता है? चेयरपर्सन साइन करता है। अगर चेयरपर्सन नहीं है तो कोई भी 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक एमडी होगा, इफ एनी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन साइन करता है बेटा? सेक्शन 134 सबसेक्शन 1। बोर्ड रिपोर्ट का 134 सबसेक्शन 6। कौन साइन करेगा, अप्रूव करेगा? चेयरपर्सन साइन करेगा। कौन साइन करेगा बेटा? चेयरपर्सन। एंड लिखा है, एंड मतलब सीईओ, सीएफओ, सीएस, इफ एनी। ठीक है, चेयरपर्सन तो साइन करेगा ही करेगा, साथ साथ कौन साइन करेगा? सीईओ, सीएफओ, सीएस। अगर इन तीनों में से कोई 2 है, 2 साइन कर देंगे, तीनों है, तीनों साइन कर देंगे, एक है, एक साइन करेगा। अगर कोई भी नहीं है तो कोई भी साइन नहीं करेगा। सिंपल। ठीक है, अगर चेयरपर्सन नहीं है, मर गया या कहीं गया हुआ है, तो एनी टू डायरेक्टर्स, जिसमें से एक कौन होगा? एमडी होगा, इफ एनी। एंड मतलब इसके अलावा सीईओ, सीएफओ, सीएस साइन करेंगे, इफ एनी। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।